नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये जो वीडियो है टोटली नाड़ी ज्योतिष पर आधारित है। इसमें वैदिक का किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। टॉपिक जो रहेगा वो है विवाह। क्यों विवाह में देरी हो जाती है, कैसे कौन सा ग्रह जो है वो बाधक बन जाता है विवाह में, और क्या आपको उपाय करने चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर विषय पे चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति कर लेता हूं और आग्रह करूंगा गणेश जी से और भगवान शनिदेव से कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। विवाह, देखिए जब आप नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं तो अगर आप स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें मंगल देव जो हैं ये पति के कारक माने जाते हैं। मंगल देव पति के कारक माने जाते हैं। जब आप पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें शुक्र देव जो है पत्नी के कारक माने जाते हैं। तो इन दो ग्रहों पर प्राइम फोकस आपका रहना चाहिए जब आप नाड़ी ज्योतिष पढ़ते हैं, नाड़ी ज्योतिष की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स इसमें होते हैं। सारे रूल्स यहाँ पे बताना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको कुंडली में ये देखना है कि अगर आप स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, पहले स्त्री की कुंडली से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के बाद क्या सिचुएशन रहेगी, कैसा उसका जीवन रहेगा, कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, सेपरेशन तो नहीं हो जाएगी। तो इन सब सवालों के उत्तर जो हैं लगभग कोशिश करूंगा इस पूरी वीडियो में देने के लिए। मंगल देव पर आपको देखना है मंगल देव कुंडली में कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको देखना है कहीं मंगल देव के आसपास राहु देव तो नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं, फिर इसी उदाहरण को आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी स्त्री की कुंडली में अगर मंगल देव यहाँ पे हैं, उसके आगे वाले भाव में राहु देव आ जाते हैं, तो ऐसी जो कन्या होगी, ऐसी जो स्त्री होगी, इसका विवाह देरी से हो सकता है या विवाह के बाद पति के द्वारा बहुत ह्यूमिलेशन इसको सहनी पड़ सकती है। यानी ससुराल पक्ष में जब ये जाएगी अपने, तो वहाँ पे पति के द्वारा और उनकी फैमिली के द्वारा बहुत ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती है अगर स्त्रियों की कुंडली में इस तरह का योग होता है। ये राहु देव अगर मंगल देव के आगे ना होकर मंगल देव के साथ ही बैठ जाते हैं तो ये भी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, अशुभ कॉम्बिनेशन होता है। खासकर स्त्रियों की कुंडली में ऐसी जो स्त्री होती हैं, इनके जो पति होंगे लगभग धोखा देने वाले होते हैं। किसी पर स्त्री से इनका संबंध होता है जो बाद में पता चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल पति के कारक हैं, राहु देव जो हैं ये माया के प्लैनेट हैं, चीज़ों को गुप्त रखते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये जो गुप्तनेस होती है ये फिर बाहर आ जाती है। तो ऐसी स्त्रियां जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, तो आपको कुंडली मिलान करते वक्त बहुत अच्छे से उपाय करने हैं। किस प्लैनेट के उपाय करने चाहिए ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये एक योग मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। इसी कुंडली में राहु देव अगर यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे राहु देव को इसी कुंडली में मान लीजिए अगर शनिदेव साथ में आ जाते हैं या शनिदेव एक घर आगे भी आ जाते हैं, तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में विवाह तो अवश्य लिखा होता है, लेकिन विवाह में देरी हो जाती है। पति के जो कारक ग्रह हैं मंगल देव स्त्री की कुंडली में, उसके साथ में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो विवाह में ये विलंब कर देता है, और एक घर आगे भी आ जाता है तो भी ये विवाह में जो है विलंब कर देता है। लेकिन शनि और मंगल देव का, यानी शनिदेव और मंगल देव की जो युति होती है स्त्रियों की कुंडली में, ये दर्शाती है कि विवाह इनके जीवन में अवश्य लिखा हुआ है। उसमें देरी से विवाह होने के योग होते हैं, कई बार 35, 36, 37, 38 साल तक भी ऐसे केसेस में विवाह जो है होता है दोस्तों।
अब अगर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है बुधदेव। अगर मंगल देव और बुध देव की युति स्त्री की कुंडली में हो जाती है, साथ में कोई ग्रह अगर नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी विवाह में देरी होती है। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए, दोनों के अंशों को आपको देखना है। बुध जो है मंगल देव के अंश से ज़्यादा होने चाहिए, यानी मंगल देव के अंश कम होने चाहिए, बुध देव के अंश ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी विवाह में देरी होती है, या तुरंत से विवाह के बाद डाइवोर्स या सेपरेशन की नौबत आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि बुध देव को एक्सपेंशन और डिवीज़न का कारक माना जाता है, जो चीज़ों को बढ़ाते भी हैं, चीज़ों को डिवाइड भी करते हैं। और अगर इस युति में केतु देव कहीं से अपनी दृष्टि डाल लेते हैं, तो कोर्ट केस के बाद सेपरेशन जो है वो तय होता है दोस्तों। तो ये भी अगर किसी स्त्री की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, मंगल के साथ बुध देव हैं, लेकिन डिग्री वाइज बुध देव की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, या मंगल से एक भाव आगे, यानी यहाँ पर भी अगर बुध देव है, तो ये भी विवाह में देरी कर देते हैं, विवाह में विलंब कर देते हैं, या विवाह के बाद, तुरंत विवाह के बाद परेशानी क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ये हमने नोट कर लिए। अब एक और महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है केतु देव। तो नाड़ी ज्योतिष में केतु देव को सेपरेशन का कारक माना जाता है, कोर्ट केस का कारक माना जाता है, किसी चीज़ का एंड होता है, अंत होता है, उसका कारक माना जाता है। खासकर स्त्रियों की कुंडली में अगर मंगल देव केतु देव की युति हो जाती है, तो ये भी विवाह में बहुत बाधाएं लेके आती है, सेपरेशन हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है। ये केतु देव मंगल देव के साथ जब युति कर लेते हैं, तो इस तरह के प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मंगल देव केतु देव की युति है तो प्रॉब्लम ही होगी। यहाँ पे कुछ उपाय भी हैं जो ऑटोमेटिकली कुंडली में होते हैं, आपको देखने आने चाहिए। वो उपाय हैं बृहस्पति देव। जी हाँ, अगर कुंडली में बृहस्पति देव इस युति पर, अगर केतु देव साथ में है, यहाँ पे अगर केतु देव साथ में है और इन पे बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डाल लेते हैं, तो बहुत हद तक मैरिड लाइफ में सुधार हो जाता है। कुछ समय के लिए सेपरेशन हो सकता है, पत्नी वापस जा सकती है, ये किसी तरह से डिस्प्यूट जो है वो हो जाता है, लेकिन बृहस्पति के बीच में आने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है दोस्तों। अगर बृहस्पति देव इस पे दृष्टि डाल लें, दृष्टि कौन सी आपको लेनी है, नाड़ी ज्योतिष की दृष्टियाँ लेनी है, वो होती हैं 1, 5, 7 और 9। 1 का मतलब होता है अगर यहीं पे बृहस्पति देव आ जाए, उनकी युति हो जाए। 5वीं दृष्टि यानी त्रिकोण दृष्टि जो होती है, 7वीं बिल्कुल सामने, और 9वीं जो होती है ये भी त्रिकोण दृष्टि होती है। इन तीनों दृष्टियों से अगर बृहस्पति देव इस कॉम्बिनेशन पर एस्पेक्ट डाल देते हैं, तो फिर बहुत जीवन में सुधार हो जाता है दोस्तों। ये तो हो गया स्त्रियों की कुंडली में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन जिसमें विवाह में देरी देखी जाती है, विवाह में सेपरेशन देखा जाता है। और अगर स्त्रियों की कुंडली में मंगल देव, शनि देव, केतु देव एक ही भाव में हो, तो ये भी डिनायल ऑफ मैरिज का योग होता है, यानी विवाह ना होने की बहुत ज़्यादा यहाँ संभावना रहती है दोस्तों। मंगल देव, शनि देव या राहु देव, मंगल देव, शनि देव या केतु देव, इन तीनों की अगर युति हो जाती है, तो ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है या विवाह होने ही नहीं देता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। पुरुष की कुंडली के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ स्त्रियों की कुंडली के बारे में ही ये चर्चा की है। अब हमारे सामने एक समस्या निकल कर आती है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रह मंगल देव को बाधा पहुंचा रहा है, उस ग्रह का आपको उपाय करना है, उसकी शांति करनी है, विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना करनी है।
अपने सामर्थ्य अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का रत्न आपको धारण नहीं करना है। मान लीजिए मंगल देव के साथ राहु देव की युति हो जाती है, स्त्री की कुंडली है, तो ऐसे केस में आपको राहु देव की उपासना करनी है, उनको शांत करना है। राहु देव को शांत करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उसमें से एक सूक्ष्म तरीका होता है, हर ग्रह का गायत्री मंत्र होता है। ये मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी लिस्ट जो है आपको हर ग्रह की जो गायत्री मंत्र होती हैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से हर ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तो वो काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। जो लोग पाठ पूजा करने में असमर्थ हैं या फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी वीक रहती है, क्योंकि पाठ पूजा करवाने में बहुत सा खर्चा भी होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो ग्रहों की औषधियाँ होती हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं, या ग्रहों की जो चीज़ें होती हैं उनको दान कर सकते हैं। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये हर अच्छे पंचांग में आपको मिल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी बताया, मंगल देव के साथ राहु देव अगर बैठे हैं और राहु देव पीड़ा दे रहे हैं मंगल देव को, विवाह में देरी कर रहे हैं या विवाह में ह्यूमिलेशन हो रही है, शादी हो गई उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है, तो राहु देव के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है वो है चाय पत्ती का दान करना चाहिए, या किसी गरीब व्यक्ति को अमावस्या वाले दिन बैंगन जो है आपको दान करना चाहिए। ऐसे हर ग्रह के जो चीज़ें होती हैं, औषधियाँ होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। औषधियाँ आप पानी में मिलाकर उसका स्नान भी कर सकते हैं। तो हर अच्छी पंचांग में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे बताना इतना आवश्यक नहीं है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस ग्रह की आपको उपासना करनी है, जहाँ जिससे जो ग्रह आपको बाधा दे रहा है ताकि वो शांत हो जाए, उसकी बाधा जो है वो ठीक हो जाए और आपका कार्य जो है वो सिद्ध हो जाए। दोस्तों अब आगे चलते हैं। बहुत से लोग ये आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक नाड़ी ज्योतिष में एक सिंपल सा रूल होता है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये पति हैं, मंगल देव पति हैं और शुक्र देव पत्नी हैं। तो जैसे ही विवाह होता है तो आपको क्या करना है, मंगल देव को सूर्य देव के साथ लिख लेना है। सिर्फ आपको एक मन में इमेजिन करना है कि विवाह के बाद ये जो मंगल देव हैं ये शुक्र देव के साथ युति कर गए हैं, और उसके बाद आपको क्या देखना है, इनके आगे वाले भावों में कौन से ग्रह हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे केतु देव हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, केतु देव सेपरेशन करते हैं, केतु देव किसी चीज़ का अंत भी कर देते हैं। तो जब ये जो युति है, जो आपके अपने मन में आपको सोचना है कि मंगल देव शुक्र देव की युति यहाँ हो गई है, ये युति आगे बढ़ती है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में हर जो ग्रह है वो प्रोग्रेस करता है, यानी मूव करता है एक एक घर आगे। ये आपको एक इमेजिनेशन से सोचना पड़ता है, यानी अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। तो देखिए, जब ये ग्रह आगे बढ़ेंगे तो इस भाव और इस भाव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैवाहिक जीवन जो है सुखी तरीके से चल रहा है। लेकिन ये दोनों जब केतु देव से मिलते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, यानी विवाह के कुछ वर्षों बाद आप कह सकते हैं कि पति और पत्नी के जीवन में सेपरेशन हो सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक तरीका होता है विवाह के बाद क्या होने वाला है उस चीज़ को पकड़ने का। दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पे हैं, शुक्र देव यहाँ पे हैं, तो पति को पत्नी के पास पहुँचना पड़ता है विवाह के लिए, और यहाँ पे राहु देव हैं। तो पति और पत्नी, ये पत्नी है ये पति है, इनके बीच में यहाँ पे राहु देव हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैवाहिक जीवन जो है ये सुखी रहने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर राहु देव हों, शनि देव हों, केतु देव हों या बुध देव भी हों तो भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है, क्योंकि बुध देव यहाँ पे नहीं आ पाएंगे,
क्योंकि शुक्र देव यहाँ पे है तो बुध देव लगभग यहाँ पे होंगे, तब भी सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि मंगल देव के अति शत्रु हैं बुध देव, मंगल देव के अति शत्रु हैं राहु देव, और मंगल देव के अति शत्रु हैं शनि देव, और केतु देव भी जब इस तरह की बारी आती है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये भी चीज़ आपको साथ साथ यहाँ देखनी है कि इन दोनों ग्रहों के बीच में कौन सा ग्रह है। मान लीजिए यहाँ पे राहु देव है तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बृहस्पति देव को भी लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो वैवाहिक जीवन में समस्या दिख रही है राहु देव की वजह से, बीच में बृहस्पति देव के आने की वजह से ये जो समस्या है कुछ समय बाद सॉल्व हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, परेशानी आएगी कुछ वर्षों तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि बृहस्पति बीच में है तो कोई जो होता है बड़ा उम्र का व्यक्ति या आपका कोई बड़ी उम्र की बुज़ुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो बीच में आते हैं, और हस्बैंड और वाइफ में फिर जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो तीनों ही एस्पेक्ट्स मैंने हर तरह से आपको बता दिए हैं। उनमें से ये सबसे अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है कि पति और पत्नी के बीच में कौन है। अगर नेगेटिव ग्रह हैं तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहने वाला है, अगर पॉजिटिव ग्रह है, शुभ ग्रह हैं, तो विवाह के बाद लाइफ जो है सुखमय रहती है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, इमेजिन करना है आपको, मार्स और शुक्र की युति हो जाती है, उसके आगे अगर शुभ ग्रह होंगे, मान लीजिए बृहस्पति देव हैं उसके आगे तो शुभ है, सूर्य देव हैं तो शुभ है, बुध देव भी आगे आ सकते हैं तो वो भी कुछ % शुभ होते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिवीज़न भी दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि कितनी दूरी में मेलेफिक ग्रह आ रहे हैं, क्या उस मेलेफिक ग्रह पर शुभ प्रभाव है तो फिर वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से पुरुष की कुंडली अगली बार डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जो गायत्री मंत्र मैंने हर ग्रह के आपको बताए हैं उसकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि सब लोग रेमेडीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो में पुरुष कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैरिज को ख़राब करने वाले कौन से योग होते हैं, कैसे उनको देखा जाता है, और शुक्र पर अगर किस ग्रह का प्रभाव होगा तो क्या प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में आती है। दोस्तों, जय शनिदेव।